नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव किए जा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट ईयर से ईयर एंड पे अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी पड़ सकती है। इसके लिए आईटीआर फॉर्म में बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जो नए कॉमन आईटीआर फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं स्टेक होल्डर की कमेंट के लिए, उसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज़ एट द ईयर एंड इंडिविजुअल और एचएफ की जो रिपोर्टिंग है उसमें भी चेंज किया गया है और अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी रिपोर्टिंग देनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इमूवेबल एसेट की डिटेल देनी होगी यदि आपकी जो टोटल इनकम है वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। तो इमूवेबल एसेट के केस में आपको डिस्क्रिप्शन देनी होगी, एड्रेस, पिन कोड और कॉस्ट भी बतानी होगी। यदि आपके पास कोई मूवेबल एसेट है जैसे कि ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बैंक इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लोन एडवांसेस गिवन, कैश इन हैंड की अमाउंट भी आपको बतानी होगी। इसके अलावा यदि आपका कोई इंटरेस्ट है किसी फर्म के एसेट में या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एज ए पार्टनर या मेंबर, तो आपको नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म और एओपी, पैन नंबर, असेसेस इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, एओपी ऑन कॉस्ट बेसिस यहाँ पे देनी होगी। दोस्तों, अब सभी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ईयर एंड में एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी होगी। इसके लिए एसेट एंड लाइबिलिटी शेड्यूल फिल करना होगा। नेचर ऑफ एसेट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन रेफर करनी है AL1, यानी कि मूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट के लिए INS AL1.2 की इंस्ट्रक्शन रेफर करनी है दोस्तों, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लोन, डिपॉजिट, एडवांस लिए गए हैं फ्रॉम अ पर्सन अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी डिटेल अब आपको प्रोवाइड करनी होगी कि व्यक्ति का नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना अमाउंट रिसीव किया गया है, कितना पे किया गया है, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मूवेबल एसेट या इमूवेबल एसेट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको फर्दर डिटेल देनी होगी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस, लैंड और बिल्डिंग और बोथ नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। इसके लिए आपको शेड्यूल LB को फिल करना होगा। दोस्तों, यदि आप LB शेड्यूल देखते हैं यानी कि डिटेल ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू और बोथ, तो उस केस में अब आपको एड्रेस मेंशन करना होगा, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसका पिन कोड क्या है, किस दिन आपने एक्वायर की थी यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट क्या थी एक्विजिशन की और किस पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे यदि कंपनी के पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो उस केस में शेड्यूल LES फिल करना होगा। दोस्तों, ये शेड्यूल LES यानी कि डिटेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, जहाँ पे के नेम ऑफ द कंपनी, पैन ऑफ द कंपनी बताना होगा, ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसी प्रकार शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको बताना होगा। दोस्तों, यदि कंपनी के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो उस केस में शेड्यूल UES फिल करना होगा। दोस्तों, ये है शेड्यूल UES यानी कि डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जहाँ पे के नेम ऑफ द कंपनी, पैन ऑफ द कंपनी, ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ शेयर, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर, परचेज प्राइस पर शेयर, शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ शेयर, सेल कंसिडरेशन एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको बताना होगा। दोस्तों, यदि कंपनीज के पास अदर सिक्योरिटीज़ हैं तो उसे शेड्यूल OSEC फिल करना होगा। दोस्तों, यह शेड्यूल OSEC यानी कि डिटेल ऑफ अदर सिक्योरिटीज़, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटी, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड ये बताना होगा, ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिक्योरिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू पर सिक्योरिटी, इशू प्राइस पर सिक्योरिटी, परचेज प्राइस पर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, सेल कंसिडरेशन, क्लोजिंग बैलेंस, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताना होगा। यदि कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है किसी दूसरी एंटिटी को तो उस केस में शेड्यूल CAPC फिल करना होगा।
दोस्तों ये शेड्यूल CAPC यानी कि डिटेल ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू अदर एंटिटीज, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एंटिटी बताना होगा, पैन नंबर, ओपनिंग बैलेंस कितना है, अमाउंट कंट्रीब्यूट कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट विड्रॉ कितना किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डेबिट या क्रेडिट कितना किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। दोस्तों यदि लोन एडवांस दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति को और व्यक्ति का जो बिजनेस है मनी लेंडिंग का नहीं है तो उस केस में टैक्स पेयर को शेड्यूल LAD फिल करना होगा। दोस्तों यह शेड्यूल LAD यानी कि डिटेल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू एनी अदर कंसर्न इफ मनी लैंडिंग इन नॉट द सब्सटेंशियल बिजनेस है। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, पैन नंबर, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट डेबिटेड, क्लोजिंग बैलेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। यदि टैक्स पेयर के पास मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो उस केस में शेड्यूल MAY फिल करना होगा। दोस्तों ये शेड्यूल MAY यानी कि डिटेल्स ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कि पर्टिकुलर ऑफ एसेट देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा व्हीकल का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी और पर्पज़ ऑफ यूज़ भी बताना होगा। दोस्तों यदि टैक्स पेयर के पास ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग एक्स्ट्रा है तो उस केस में उसे शेड्यूल JEW फिल करना होगा। दोस्तों यह शेड्यूल JEW यानी कि डिटेल ऑफ ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर देने होंगे एसेट के, क्वांटिटी भी बतानी होगी कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन भी बतानी होगी और पर्पज़ फॉर विच यूज्ड भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। दोस्तों यदि कोई स्टार्टअप है तो उस केस में उसे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस AL 2.1 में दी गई हैं। दोस्तों स्टार्टअप के केस में कौन से शेड्यूल फिल करने हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। ये शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यदि शेयर्स एंड सिक्योरिटी एक्वायर की गई हैं तो यहाँ पे शेड्यूल SNS फिल करना होगा। दोस्तों शेड्यूल SNS यानी कि आपको नेम ऑफ द कंपनी एंटिटी बताना होगा, पैन नंबर, टाइप ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटी एक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, वेदर ट्रांसफर्ड, इफ यस देन डेट ऑफ ट्रांसफर, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर बताना होगा। दोस्तों स्टार्टअप के केस में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिटेल तभी देनी है यदि एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है सिंस इनकॉर्पोरेशन। इसके लिए आपको शेड्यूल MAY2 फिल करना है। दोस्तों ये शेड्यूल MAY2 यानी कि स्टार्टअप के केस में यदि एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा की तो आपको ये शेड्यूल फिल करना होगा। दोस्तों स्टार्टअप के केस में यदि ज्वेलरी, बुलियन एक्स्ट्रा है तो उस केस में शेड्यूल JEW2 फिल करना होगा और इसमें जो पर्टिकुलर आपको देने होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एसेट और लायबिलिटी का जो शेड्यूल है वो तभी आपको फिल करना है यदि टैक्स पेयर की टोटल इनकम 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।